अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। हमारे साथ भी मौजूद हैं। दिस इज आयशा यूसुफ। ये जो शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ है इसका नाम है मुजम्मिल अली खान, और हम दोनों की तरफ से आपको सुबह बखैर। अल्लाह करे आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जनाब आपका दिन जो है ना वो अच्छे से शुरू होना चाहिए, जिसके अंदर आप इन्फॉर्म भी हों, जिसमें आपको कुछ एंटरटेनमेंट भी मिल जाए, एट द सेम टाइम कुछ फूड फॉर थॉट भी होना चाहिए ना, ताकि पूरा दिन आप सोचते रहें कि यार आज मैंने कुछ अच्छा सीखा था सुबह उठते साथ ही। वैल्यू आपके वक्त की इंपॉर्टेंट है, इस वजह से जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं उसके बारे में भी कॉन्शियसली ये डिसाइड किया करें क्या वो वैल्यू लेके आ रहा है या नहीं। तो क्यों ना हम स्पोर्ट्स के साथ स्टार्ट करें, बिकॉज़ फीफा अपने आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। बहुत ज्यादा जरूरी है, और बड़े बड़े बुत जो है ना वो गिर चुके हैं, बड़े बड़े बुर्ज गिर चुके हैं। तो बता देते हैं कि क्या हुआ फीफा वर्ल्ड कप। पहले पोडियम पे चलते हैं और फिर बताते हैं। फीफा के अंदर अभी तक जो अपडेट्स हैं उसके अंदर हम लोगों ने स्टार्स का रिटायरमेंट देखा है, उसके अंदर स्टार्स के रिटायरमेंट का ऐलान देखा है, और उसके अंदर हमने बनते हुए ऐसे रिकॉर्ड्स भी देखे हैं जो अवाम, शायकीन और दूसरी तरफ प्लेयर्स दोनों की साइड से बन रहे थे, जिसके अंदर स्टार स्टडेड आपके पास जो लाइनअप इस दफ़ा था। हर दफ़ा स्टार स्टडेड होता है, बट वर्ल्ड राउंड नेम्स जा रहे थे आउट ऑफ द फील्ड अपने आखिरी वर्ल्ड कप खेल के बाद। और फीफा वर्ल्ड कप की अपडेट में जी, पहले सेमीफाइनल के अंदर स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त दे दी है। 16 बरस बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है स्पेन ने। इंतहाई जारहाना अंदाज में मैच का आगाज किया, बॉल की पोजीशन मेंटेन की, डिफेंडर्स ने बहुत अच्छा काम किया, स्ट्राइकर्स ने बहुत अच्छा काम किया, और फिर उसके बाद 22वें मिनट में मिकाइल ओयारज़ाबाल ने अपना पहला गोल दागा। अब मिकाइल का ये जो कि है 22वें मिनट का फर्स्ट हाफ में जो गोल था, ये इनका इसका वर्ल्ड कप का पांचवा गोल था। और इसी के साथ स्पेन की जानिब से दूसरा गोल पुरोरो ने किया। और पुरोरो के बारे में कौन नहीं जानता, फुटबॉल फैंस love him like anything, but पुरोरो की जो गेम की वीकनेस थी वो इस दफ़ा हमें नज़र नहीं आई, whereas वीकनेस हमें वहाँ नज़र आई जहाँ नहीं नज़र आनी चाहिए थी, कि एम्बाप्पे कोशिश करते रहे। अच्छा चले, वीकनेस तो छुप जाती हैं, जब आप जीत जाते हैं ना तो सारी वीकनेसेस जो है ना वो एक तरफ चली जाती हैं, खामियों की तरफ नज़र नहीं जाती, और सारे सेलिब्रेट करने के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं। अच्छी खबर ये है स्पेन के लिए, और अगर आप स्पेन के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं आप लोगों के लिए, कि स्पेन ने कर लिया है क्वालिफाई, और जो फ्रांस है जो कि 2 मरतबा का डिफेंडिंग चैंपियन है वो आउट हो चुका है। ज़्यादा खामियां जो है ना हाईलाइट तब होती हैं जब आप ना या तो इवेंट से बाहर हो जाएं या फिर आप कोई मैच हार जाते हैं, क्योंकि अगली जो फीफा फुटबॉल की खबर है ना वो इसी बारे में है कि एक कंट्री जो है वो आउट हो गई, और फिर ढूंढा जाता है भाई किसके ऊपर सारा डाला जाए मलबा, किसकी वजह से हम हारे हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी फनी भी है न्यूज़। अच्छा, इट्स वेरी फनी, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैं अकेले बैठते हुए ना मेरी हंसी निकल गई थी। सेनेगल की मायूस कुन कारकर्दगी है, सेनेगल की टीम जो है ना वो आउट हो चुकी है इस इवेंट से, लेकिन अब टीम डॉक्टर की अहलियत के ऊपर तनाज़ा खड़ा हो गया कि जनाब ये जो है ना इन्होंने ठीक से हमारे खिलाड़ियों की मरम्मत नहीं की, इस वजह से हमारे खिलाड़ी अच्छा प्ले नहीं कर पाए। जरा बताइए क्या क्या कुछ हुआ है उन डॉक्टर के साथ। मैं अपना हंसी कंट्रोल करते हुए बताना चाहूँगा। हुआ ये है कि फुटबॉल फेडरेशन और एसोसिएशन जो सिलेक्शन कमेटीज़ और ऑफिशियल्स हैं उनका आमना सामना शुरू हो गया सेनेगल के अंदर इस बात पे कि जो टीम के डॉक्टर थे अब्दुर्रहमान साहब, डॉक्टर अब्दुर्रहमान, उन्होंने टीम को अच्छी तरीके से डील नहीं किया। और क्यों डील नहीं किया, उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था, और जो क्वालिफिकेशन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था वो ये था, गेस व्हाट कुड बी रॉन्ग विद द प्रोफेशन ऑफ द गाय, कि आपने प्रोफेशन वही है, बट फुटबॉल टीम के लिए गायनोकोलॉजिस्ट हायर किया। आई मीन गायनोकोलॉजिस्ट, जस्ट इमेजिन एक फिजिकल थेरेपी की जरूरत होती है, फौरी तौर पर आपको ठीक करना होता है, अगर किसी को कोई दर्द हो रहा है तो आप एक गायनोकोलॉजिस्ट को अपॉइंट कर मेल टीम के लिए, मेल टीम के लिए बट उसके बाद डिफेंड उनको किया गया और ऑफिशियल सामने आए और उन्होंने आके बताया कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो बहुत बुरी बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो अपनी खिदमात कई सालों से सरंजाम यहाँ पे जो कि ना फराहम कर रहे हैं अपनी खिदमत। ही इज अ गायनोकोलॉजिस्ट। नहीं, ही इज नॉट अ गायनोकोलॉजिस्ट। दूसरी तरफ से क्लेम ये भी आया कि ही इज नॉट अ गायनोकोलॉजिस्ट। देखिए, जब कंफ्यूजन आ जाती है ना तो फिर हमारे ज़हनों में भी सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मतलब अगर आपने एग्जैजरेट करना ही है तो आप कुछ और कह दें कि हार्ट स्पेशलिस्ट है या ये दिमाग के स्पेशलिस्ट हैं, आपने सीधा मतलब गायनोकोलॉजिस्ट बना रहे हो। एंड नो ऑफेंस टू गायनोकोलॉजिस्ट, भाई क्या वो काम कर रहे हैं जबरदस्त, लेकिन टीम के लिए गायनोकोलॉजिस्ट को समझ नहीं आता। सीरियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपको जो मैच देखने को मिलेगा वो इंग्लैंड अर्जेंटीना के दरमियान होगा, और हम ये देखेंगे कि इंग्लैंड अर्जेंटीना किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कि एक फाइनलिस्ट हमारे पास आ चुके हैं। आप किसके साथ हैं, अर्जेंटीना और जापान? अर्जेंटीना, और मैं अर्जेंटीना के साथ हूँ।
अर्जेंटीना के साथ हूँ। अर्जेंटीना के साथ इस वजह से हूँ क्योंकि मेरे बचपन की मेमोरीज और वो तमाम वर्ल्ड कप्स के जिसके अंदर हम लोग ये देख चुके थे कि किस तरह से फुटबॉल इवॉल्व की, किस तरह से क्लब्स की गेम्स तक के मुझे रूल्स लगता है चेंज हुए। एक ही बात काफी होनी चाहिए, मेसी की वजह से हम जो है ना वो मुझे नहीं पता था वो मेसी के बहुत बड़े फैन नहीं है, बट मैं तो मेसी की वजह से अर्जेंटीना को करूंगी सपोर्ट। बट एक और चीज बता दूं, अगर मैं प्लीज इफ यू डोंट किल द मैसेंजर, या फिर वो कहा जाता ना कि आप फांसी पर मत चढ़ाइएगा, मैं इतनी बड़ी कोई फैन हूँ नहीं फुटबॉल की। दो चार नाम हमें पता है, उन्हीं के बारे में बात करें, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको बताएं कि इस वक्त चल क्या रहा है इस इवेंट के अंदर। और जहाँ पर कुछ नई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिस मामले के अंदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ की मैं बात करूँ, उसमें हर रोज़ ही एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ हो रही होती है। ईरान और अमेरिका हम सब जानते हैं, MOU हुआ था, जंग बंदी हुई थी, उसके बाद दोबारा से सिलसिला शुरू हो चुका है एक दूसरे के ऊपर अटैक्स का। ये कशीदगी इस वक्त भी राइट नाउ अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अभी भी बरकरार है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक मरतबा फिर से ईरान को धमकी दे दी है कि भाई फौरी तौर पर डील कर लो वरना नताइज के लिए तैयार हो जाओ। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ट्रंप की धमकी की कोई मुझे लगता है वक्त अब रही नहीं है। ईरान की तरफ से भी यही बयानात आ रहे हैं कि बयानबाजी से मामलात हल नहीं होते। अब मंगल के रोज़ जो कि हमले हुए हैं, उन हमलों में एक डील जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रही थी, उस डील पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा और साथ ये बात भी की गई कि बातचीत करना चाहते हैं नुमाइंदे, और वो ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो एक तरफ डील के बावजूद आप अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं वो बातचीत भी करना चाहते हैं, बयान ऐड नहीं होते, जिस तरह से आयशा भी बात करी थी। इसके अंदर ईरान के पास जो लड़ने की कैपेबिलिटी है उसके बारे में बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो थोड़ी सी बाकी रह गई है। अब थोड़ी सी बाकी कैसे रह गई है कि अगर ईरान ने वॉर तब से सस्टेन की हुई है जब से आपने उस पर वॉर मुसल्लत की हुई है, ये भी बात ऐड नहीं होती। वो कह रहे हैं कि अब ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, यही बात है। और फिर अब नए हमलों के अंदर ईरान के बिजली घरों को और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको निशाना बनाया जाएगा। और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दूसरी साइड पे कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान जो हैं उनके अगर हम देखें तो ये मामला सॉल्व होने की तरफ नहीं लेके जा रहे। वो बयानबाजी एक तरफ, और ट्रंप ने जंग में अपने अहदाफ क्या हासिल कर लिए हैं, क्वेश्चन मार्क। इंटरनेशनल मीडिया भी इसी बात पे सवाल उठा रहा है। हम भी बार बार यही बात कर रहे थे कि भाई आपने अटैक क्यों किया था, कि रिजीम चेंज करनी है, ईरान के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, ईरान जो है न्यूक्लियर पावर बन जाएगा बहुत जल्दी, तो इसलिए हम फौरी तौर पर अटैक करके उनकी जो ये पावर है, ये कैपेबिलिटी है, उसको ख़त्म कर देते हैं। बट अभी तक अगर ये मामला चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अपने अहदाफ को अचीव नहीं किया है। अपना हुर्मुज़ जो है ना वो वंस अगेन एक बार्गेनिंग चिप बन चुकी है। पहले ईरान के लिए थी, अब अमेरिका के लिए बन गई है। अमेरिका ने पहले कहा कि 20% हम टैक्स लेंगे, लेकिन अब ये ऐलान उन्होंने ले लिया वापस, और ये कि खलीजी ममालिक जो है ना इसके बदले में अमेरिका के अंदर सरमायाकारी करेंगे। हम अगर उनको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से उनके लिए एक राहदारी को आसान बना रहे हैं ना, समुद्री राहदारी को, तो उसके बदले में जो खलीजी रियासतें हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगी। पासदारान इनकलाब की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि हमले किए गए हैं फौजी अड्डों पे, मशरिक़ वस्ता के अंदर भी हमले हो रहे हैं, और वो हमले बेसिस पे फ्यूल डिपो के जहाँ एनर्जी स्टोर की जाती है, फ्यूल स्टोर किया जाता है, वहाँ पे भी हमले हो रहे हैं। और ईरान से आने जाने वाले जो जहाज़ हैं, दूसरी तरफ से जो कदगन लगाई जा रही है वो ये है कि ईरान से आने जाने वाले जहाज़ों के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर मंसूर जाफ़र साहब मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। थैंक यू सो मच मंसूर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो नई कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, पहले कहते हैं 20% हम टैक्स लेंगे, बार्गेनिंग चिप की तरह अब अमेरिका ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को। कहाँ जाता हुआ आप मामला देख रहे हैं? ऑल्दो उन्होंने वापस ले लिया ये फैसला खलीजी रियासतों की तरफ से, जब सरप्राइज़ का इजहार किया गया कि भाई हम तो ईरान से जान छुड़ा रहे थे, आप ये क्या कर रहे हैं? जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात, उसकी अगर एक तारीख मुरतब की जाए तो उसमें वो इफेक्टिवली उन्होंने ज़मीन पे कभी उन्हें ट्रांसलेट नहीं होने दिया, उससे पहले ही वो वापस ले लेते हैं। और ख़ास तौर पे इस नौइयत के बेसरोपा बयानात कि वो 10,000 किलोमीटर दूर से आकर आप नया हुर्मुज़ का कंट्रोल तो ख़त्म नहीं करवा सके, लेकिन यहाँ टैक्स लगाने की बातें कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे वो ईरान को ये जवाब फराहम कर रहे हैं कि जब पीस टाइम हो तो आप ये कार्रवाई ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पे टैक्स ज़रूर लगाइएगा, ताकि आपकी इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा सके। इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो गई है जी, वो इस लिहाज से तशवीशनाक है कि जो ईरान के हमलों के जवाब में अमेरिका के डिसप्रपोर्शनेट जो जवाब है, वो हमेशा से एक मामलात को एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ लेके जाता है। और ख़ास तौर पे खुद अमेरिका ने इस वक्त इस जंग का दायरा एक बार फिर से खलीजी ममालिक की तरफ बढ़ा दिया है, और इलाकाई जंग, बल्कि इस बार तो इसमें उर्दन भी शामिल कर लिया गया है।
लेकिन जो मैं समझता हूँ इस पूरे कज़िये में जो एक एक्सेप्शन, लेकिन उसके साथ साथ एक अलार्मिंग डेवलपमेंट भी है, वो सऊदी अरब का इस यानी मामले से महफूज रहना है ईरान के रद्द-ए-अमल से। लेकिन जो दूसरी तरफ से एक महाज खोल दिया गया है यमन की तरफ से, वहाँ पे जो हूसियों ने सऊदी अरब पर एक अटैक किया सऊदी हमले के जवाब में, वो एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और वो बुनियादी तौर पे शायद माजी में होने वाले ये जितनी भी फौजी कार्रवाइयाँ हैं अमेरिका की तरफ से, उसके बाद तो ये पीस प्रोसेस है वो सस्टेन कर गया। लेकिन ये जो हूसियों की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसके बाद जो मेजर सालिस है पाकिस्तान की सूरत में और कतर की सूरत में, उनका एतमाद बुरी तरह मजरूह हुआ है। और वो इस लिहाज से बड़ा अपने आप को परप्लेक्स सिचुएशन में देखते हैं कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के साथ अपना डिफेंस पैक्ट ऑनर करे कि या वो ये मुज़ाकरात के अमल को नॉरिश करे और उसको सेफगार्ड करे। तो ऐसी सूरत में ईरान को रद्द-ए-अमल देते हुए या अपनी जो भी एक इलाकाई उनके एलाइज हैं उसके साथ स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हुए कम से कम उसके मुज़मरात को जरूर ज़हन में रखना चाहिए। जवाब यानी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह अंधाधुंध जवाब ना दें कि बाद में उसका फॉल आउट संभालने की आप पोजीशन में ना रहे और आप इस्तेमाल करना इस जंग के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना। मंसूर जाफर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको लगता है कि इसके अंदर एक तमाम जो पेजेस हैं वो एक ही जगह पर मौजूद हैं, या तमाम लोग या जितने भी फरीक हमें नज़र आते हैं इस वक्त ईरान के अंदर ख़ास तौर पर जो उनकी मरकज़ी हुकूमत है एंड देन पासदारानी इंक़लाब, वो एक पेज पर हैं या वहाँ पर भी अभी कॉन्फ्लिक्ट है इस मामले के ऊपर? अभी आप देखिए कि जो ये जनाजे का मौका था वहाँ पे खास तौर पे जो सुर्ख परचम लहराए गए, मुक्के लहराए गए और इनकलाब के नारों के साथ साथ इंतकाम की जो आवाज़ है ना, उसने वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक हाई होप पैदा कर दी है। और अब बात ये कही जा रही है कि मैदान से ऐवान तक कल जो उनका पार्लियामेंट का इजलास हुआ है उसमें बाकायदा तौर पे मेंबरान ने पेज़ेश्कियान साहब को प्रेशराइज किया है या एक लिहाज से कि इंतकाम लिया जाए। और उसी के जलाव में आप देखिए कि जो इस वक्त नए रहबर आला है उनका भी जो बयान तहरीरी उसमें भी उन्होंने अपने वालिद का इंतकाम लेने की बातें की हैं। तो ये एक वहाँ पे एक बड़ी हाई होप और इसी से मैं समझता हूँ थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट लेते हुए ईरान ने जो आबराए हुर्मुज़ के हवाले से अपनी ओवर ऑब्सेशन जो है ना उसका इजहार किया। और वो जो कुछ मुबैना तौर पे कतरी और सऊदी टैंकर्स वायलेट कर रहे थे उनकी बयान करदा रूट को, उसको उन्होंने वार्निंग शॉट्स दी। और अमेरिका तो इस मौके की ताड़ में बैठा हुआ है कि ईरान कोई ऐसी गलती करे कि जिसको बुनियाद बना के वो दोबारा से इस ये जो मुज़ाकराती अमल है इसको सबोताज करे और फिर एक दबाव की पॉलिसी के तहत ईरान से मामलात करे। लेकिन ईरान भी यकीनन निचले बैठने वाला नहीं है और ख़ासतौर पर उनकी तारीख और तहजीब इसी बात पर दलालत करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान थोड़ा सा जो दाखिली तौर पे उन्हें एक इस्तेहकाम मिला अपने उस जनाजे के मौके पे और डिप्लोमेटिकली जिस तरह दुनिया ने उनके साथ रैली किया इस गम के मौके पे, तो उससे वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार दिखाई देता है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को इतने फेवरेबल नहीं है उनके लिए, बिलखुसूस खित्ते के वो ममालिक के जो माजी में उनके यहाँ ताज़ियत पेश करते रहे, जब आप उन्हें भी निशाने पर ले लेंगे तो ऐसी सूरत में आप उनकी सफारती और सियासी हमायत भी खो देंगे और मिलिटरीली तो यकीनन वो आपको सपोर्ट कभी भी नहीं करते। तो इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ जो ईरान की क़यादत है उसे बड़ा फूंक कर कदम रखना होगा। बिलखुसूस वहाँ पे जो मदारुल महाम है यानी जो पासदारान इनकलाब है वो बिल्कुल कोई ऐसा इकदाम ना करे कि जिसके नतीजे में अमेरिका को ये मौका मिल सके या इसराइल जैसे स्पॉइलर को एक जवाब मिल सके कि वो एक बार फिर एक खुली जंग मुसल्लत करे। देखिए ईरान इस वक्त जिस फेज से गुजर रहा था मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा सूदिंग इफेक्ट उनके लिए ला रहा था। वहाँ पे पाबंदियाँ खत्म होने की बात हो रही थी, वो तेल फरोख्त कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बार फिर से ब्लॉकेट का ऐलान कर दिया है। अब इसमें कोई शक नहीं कि चीन और रूस जैसे ममालिक जो है इस बात पर बहुत उन्होंने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वो बुनियाद यही है कि क्योंकि उनके मफादात पर ज़िक्र आई है और रद्द-ए-अमल इस बिना पर किया है कि ईरान की जो आबराए हुर्मुज़ है उस पर अमेरिका ने टैक्स लगाने की बात की है। तो यहाँ हर मुल्क जो है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के दायरे में ही लेकिन चीज़ें, लेकिन जो इस रीजन का जो लार्जर इंटरेस्ट है, जो इस्तेहकाम है, जो पीस है, वो इस वक्त किसी के ज़ेरे गौर नहीं है। और यही वजह है कि इस वक्त जो ईरान की जो क़यादत है वो जो बैनुल-अक़वामी तौर पर उन्हें एक सपोर्ट मिली है उसे वो इफेक्टिवली अपने हक में जो है वो इस्तेमाल करने की पोजीशन में नहीं दिखाई दे रही। और खतरा यही है कि वो ताकत के इस बेमहावा इस्तेमाल के बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है ईरान के अंदर या दीगर ममालिक के अंदर। अब आप देखिए कि उनका तो कुछ नहीं जाता, उन्होंने इससे पहले इराक को तबाह बर्बाद किया। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब इराकी वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठे शेक हैंड कर रहे थे और उनको शाबाश
और उनको लंबी उम्र की और लंबी इक़्तिदार की दुआएं दे रहे थे, और साथ ये नवीद भी सुना रहे थे कि इराक से तेल अब अमेरिकी कंपनियां निकालेंगी। उनकी जो नजर यहाँ के तेल और गैस बहुत के अच्छा आपका मंसूर साहब के ईरान जो है ना उसने ओवर एस्टिमेट भी कर दिया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया। वो कहा जाता है ना, अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें कि जो कामयाब फरीक होता है ना उसको पता होता है कि व्हेन टू स्ट्राइक एंड व्हेन टू स्टॉप। तो ईरान की तरफ से अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें इस सिलसिले में नजर आ रही है। थैंक यू सो मच मंसूर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना इंपॉर्टेंट एनालिसिस हमारे साथ जो है ना वो शेयर करने के लिए। अब अहम बात जो हमेशा मुझे तंग नहीं करती, हमेशा कंफ्यूजन का शिकार हो जाती हूँ मैं, कि भाई एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट वो आकर ऐसे ही एक बयान दे देता है और थोड़ी देर के बाद उसको वापस ले लिया जाता है। तो भाई स्ट्रैटेजिस्ट जो बैठे हुए हैं या जो उनके मीडिया डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, स्क्रिप्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं या उनकी भी ट्रम्प नहीं मानते हैं, इसके ऊपर सोचना ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आएंगे, साथ रहिए। Alright जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और विलेका अस्पताल के बारे में कल भी आपको बताया था और एक सेगमेंट के जिसके अंदर माओं की आहें भी सुनाई थी। आज विलेका अस्पताल से रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट है जो आपके सामने लेके आ रहे हैं। कराची विलेका अस्पताल में HIV केसेस जो सामने आए थे उनके मुतासरीन की तादाद अब 120 तक पहुंच चुकी है। सूबाई वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी साहब जो हैं उन्होंने ये बताया कि मुलव्विस जो अफराद थे इसके अंदर जिनकी नेगलिजेंस थी उन लोगों के अगेंस्ट FIR और जेल कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। सईद गनी ने यह भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि विलेका अस्पताल के HIV केसेस के मामले में हुकूमत ने बिल्कुल स्टार्ट में ही इब्तदाई जब ये केसेस सामने आए थे इक़दामात ले लिए गए थे और ये तासुर गलत है कि इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं की गई थी। इन्होंने ये भी बताया कि अब तक विलेका अस्पताल के अतराफ़ और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे 10,500 से ज़्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब इनके अंदर 120 अफराद ऐसे हैं कि जो HIV के पेशेंट्स हैं, तस्दीक हो गई है। ताहम मुतासरा बच्चों के इलाज जो हैं वो मुल्क के 5 बड़े अस्पतालों में किए जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अच्छा स्टेप है, लेकिन जो डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स नहीं कर सकते। भाई कौन गारंटी देगा उन 5 अस्पतालों के अंदर उनको मजीद कोई बीमारियां नहीं लगेंगी। अगर मैं अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचूं तो सबसे पहले तो मैं एक जगह पर अपना इलाज करवाने गई हूँ, वहाँ से मुझे एक नई बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो मेरी ज़िंदगी को तबाह कर देगी, वो मुझे लग चुकी है। उसके बाद मुझे ये कह दिया जाए आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसके साथ साथ आपकी सेहत का जो है इस तरह से ख्याल रखा जाएगा कि आपकी जितनी भी ट्रीटमेंट जो होगा, इलाज के जितने भी पैसे होंगे वो गवर्नमेंट दे रही। क्या मैं ये अपने आप को रखकर सोच सकती हूँ कि हाँ ठीक है आप मुझे तसल्ली हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली जाए उनका फायदा नहीं हो सकता। कुछ ऐड करता चलूं कि जो सूबाई वजीर है उनका ये भी कहना था कि इब्तदाई रिपोर्ट में 16 बच्चे जो हैं वो HIV के पेशेंट्स थे, 2 अमवात थी कि जिनकी तस्दीक हो चुकी थी, जबकि बाद दूसरी इंक्वायरी के अंदर रिपोर्ट के अंदर 78 तस्दीक शुदा केसेस ऐसे आए कि और जिनके अंदर हमारे पास 6 अमवात के भी शवाहिद सामने आए और केसेस भी सामने आए। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने क्या कहा और एंडाउमेंट फंड जो 2 अरब रुपए का उन्होंने कहा कि इन बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए रख दिया गया है और फिर उसके बाद वक्त आने पर इसमें इजाफा भी कर दिया जाएगा, उसके बारे में उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। 78 वो केसेस हैं जिनका डेटा जो है उनके पास अवेलेबल है। हो सकता है कि नंबर इससे ज़्यादा हो, लेकिन हमारे पास उसकी तफसील नहीं है। 2 अरब रुपए का एक एंडोमेंट फ़ंड कायम किया, वो इन बच्चों की फलाह के लिए, इनके इलाज के लिए, इनकी फैमिली की सपोर्ट के लिए हम खर्च करेंगे। ये पैसा और कहीं खर्च नहीं होगा। 37 अफराद को सस्पेंड किया और उनके ख़िलाफ़ जो है हमने शोकाज नोटिस जारी कर। खुदा न खास्ता सईद गनी साहब के अपने घर के अंदर इस तरह का वाक़या पेश आ जाता तो क्या तब भी वो यही बात करते? किसी भी हुकूमत या मुआशरे की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से नहीं लगाया जाता कि जंग के अंदर कामयाब होकर आए हैं या नहीं आए, उस वक्त लगाया जाता है जब अमन की हालत हो और अस्पताल में एक बच्चा जाए सेहतमंद होने के लिए और वहाँ से एक नई बीमारी लेकर आता है या सेहतमंद होकर आता है। बहरहाल कल तक तादाद 80 थी, अब 120 हो चुकी है और अभी ये सिर्फ वो केसेस हैं जिनका पता चल गया। अभी बहुत सारे केसेस ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं चला कि जो सिरिंज उनको लगी थी वो शायद किसी HIV के मरीज की भी थी। आगे बढ़ जाते हैं और क्योंकि हम बात कर रहे हैं आवाम की, आवाम के हुकूक की और आवाम जो है ना वो किस तरह से वसाइल उनके ऊपर डिस्पर्स किए जा सकते हैं, तो ऐसे में पॉपुलेशन कितनी है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और पाकिस्तान की आबादी के बारे में अब हमें जो नंबर्स मिले हैं वो ये है कि 26 करोड़ के करीब पाकिस्तान की पॉपुलेशन पहुँच चुकी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट जारी की और ये कहा कि पाकिस्तान की 1/3
आबादी 10 से 24 साल के दरमियान है और नौजवानों को डिजिटल हुनर सिखाने और अच्छी नौकरियां देने का मुतालबा जो है वो भी किया गया है। अवाम भी मुतालबा करती है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको वो नौकरियां दें। अब यूनाइटेड नेशंस का जो पॉपुलेशन फंड है इस्लामाबाद के अंदर, अब रिपोर्ट के मुताबिक उसके अंदर 76% ये कि 76% नौजवान ऐसे हैं जो मुस्तकबिल के बारे में बड़े पुरुम्मीद हैं, जो कि अच्छी बात है कि इतने मुश्किल हालात में भी उम्मीद कायम है। तो अब यहाँ पे जो कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड और पॉपुलेशन के आइडिया से रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने है जिसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान की रीसेंट पॉपुलेशन, अभी की जो आबादी है वो तकरीबन 25 करोड़ 72 लाख हो चुकी है। अब 25 करोड़ 72 लाख लोगों के अंदर मेजॉरिटी जवान है, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। 1/3 आबादी जो है वो 24 से 10 साल के दरमियान की जो एज है, 10 to 24 की जो 10 से 24 साल के दरमियान की एज है उसमें है। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के मौके, फैसलों और उनके सलाहियतों पे बहुत भारी तरीके से डिपेंड करता है। पाकिस्तान में 76% नौजवान मुस्तकबिल के बारे में बड़े अच्छे तरीके से पुरुबीद है, जबकि 53% नौजवान ऐसे हैं कि जिनको सिक्योरिटी, माशी मसाइल, अदम मसावात और कई ऐसे मसाइल जो कि सोशल प्रॉब्लम्स हैं पेश हैं। लेकिन अब इनके बारे में हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि हम अपने तई एफर्ट्स करेंगे, और वो एफर्ट्स हैं ट्रेनिंग के, वो एफर्ट्स हैं उनके लिए अवेयरनेस के ऊपर डेफिनेटली काम करते हैं। हम ऑप्शंस के बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर मौजूद है, जिनको आप अवेल करके अपनी कमाई जो है उसके अंदर थोड़ा इजाफा कर सकते हैं। एक वक्त वो भी था, मैं अपने बचपन को याद करूं तो अब्बू कमाया करते थे, अम्मी हाउसवाइफ थी और हम सारे बच्चे पढ़ा करते थे और हमें ये टेंशन नहीं होती थी कि हमने अगले वक्त का खाना कैसे खाना है, या फिर हमारे ईद पर कपड़े बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर अब्बू जो शाम को फ्रूट्स लेकर आते हैं ना, वो फ्रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अब ऐसा वक्त है कि अगर आप 3 वक्त का खाना भी खा लें या 2 वक्त की रोटी भी खा लेना, तो तब भी बहुत बड़ी नेमत इसको समझा जाता है, क्योंकि एक शख्स के कमाने से अब पूरा नहीं होता। अब घर के बाकी अफराद जो है ना, उनको भी आगे बढ़ना पड़ता है और कमाना पड़ता है। आप करियर का नाम दे लीजिए या किसी और चीज़ का नाम दे लीजिए, आपको एक इनकम जो है ना उसमें कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। अब ये जो अगला सेगमेंट है, ये बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी नौकरी तो चल रही है लेकिन वो साइड हसल भी करना चाहते हैं। वो ख़वातीन जो घर को संभाल रही हैं लेकिन घर से बाहर जॉब के लिए नहीं जाना चाहती, घर बैठे बैठे वो चाहते हैं कि हस्बैंड का या फिर अपने फादर का हाथ बढ़ाएं। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने ये रिसोर्सेज हमें दे भी आसान कर दिया। यहाँ पर टेक्नोलॉजी हमें अच्छी लगनी चाहिए जब हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ आसानी करती है। तो ई कॉमर्स, हम सब जानते हैं कि ई कॉमर्स के ज़रिए बहुत सारे लोग बड़ा पैसा भी कमा रहे हैं, और समटाइम्स जब आप उनसे जाकर पूछते हैं ना पर्सनली, तो वो बताते नहीं है, थोड़ी सी बस ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो जी। तो हम लेकर आए हैं कि कैसे कैसे करना है, कैसे करना है। हम नहीं बताएंगे, एक्सपर्ट बताएगा। हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी जो मार्केट है तकरीबन 55 मिलियन यूजर्स की है जो ऑनलाइन बाय एंड सेल करते हैं, जिन कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन आगे पीछे होती है। तो उन 55 मिलियन के अंदर से आप अपना हिस्सा बिजनेस का किस तरह से निकाल सकते हैं और इस बिजनेस को कैसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है। शहजाद खान एक ऐसा नाम है जो हम सब जानते हैं। आपने भी फेसबुक पे, मेटा प्लेटफॉर्म्स पे इनके एड्स भी देखे हैं, इनके अपने बिजनेसेस भी हैं ऑनलाइन, ई कॉमर्स एक्सपर्ट भी हैं और इसी के साथ डिजिटल एक्सपर्ट भी हैं। उनको करते हैं वेलकम और शहजाद से उनका पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि शहजाद, ये ई कॉमर्स है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। When it comes to e-commerce, ये एक इतनी डिसरप्टिव चीज़ रही है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स कि अब अगर हम सिर्फ ई कॉमर्स के लफ्ज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो ई कॉमर्स से मुराद होता है कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। तो जितने भी बैरियर्स जो कि एक फिजिकल बिजनेस को फेस करने पड़ते हैं, ई कॉमर्स में वो नहीं होते कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, बाहर बेच सकते हैं, आप एक सर्टेन शहर में बैठे हैं, किसी भी शहर में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, और ये सब कुछ ऑनलाइन किया जाता है, जिस वजह से आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत होती है, लोगों तक एक्सेस भी बहुत होती है, और आपके पास वो वॉल्यूम का कंट्रोल होता है कि जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर सेल्स लाना चाहते हैं, आप उतना ज़्यादा ऐड या इश्तिहार चलाते हैं और उसको जितना चाहे आप स्केल कर सकते हैं। तो ये एसेंशियली ई कॉम का। अच्छा, एक चीज़ क्लैरिटी के लिए कि हमने पूछा इसलिए ई कॉमर्स के बारे में, अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको अभी भी नहीं पता कि ई कॉमर्स होता क्या है। नाम सुना होगा लेकिन उनको इन डिटेल, इन डेप्थ नहीं पता होता कि ई कॉमर्स क्या है। अच्छा शहजाद, ये बताइएगा कि अब ई कॉमर्स को आपने सिंपली एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं इसको सीख कहाँ से सकती हूँ, या जो सामने व्यूवर बैठा है वो उसको कैसे सीख सकता है? क्या कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा या फिर अपनी रिसर्च इसके अंदर मैटर करती है? ई कॉमर्स जो है ना, ये प्रोडक्ट बिजनेस बाद में आता है, इससे पहले ये प्रॉब्लम बिजनेस है। तो आपको इसके लिए कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एज ह्यूमन बीइंग्स हमें अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। किसी को बाल कम होने का प्रॉब्लम होगा, किसी को नींद नहीं आती होगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं
आप इन प्रॉब्लम्स के अराउंड अपना बिजनेस बिल्ड किया करते हैं। यूजुअली जो भी प्रोग्राम्स या कोर्सेज में या फेक इंफॉर्मेशन दी जाती है वो दी जाती है कि जी पहले प्रोडक्ट बनाओ फिर मार्केट में जाओ, जबकि ये उल्टा होता है। पहले आप मार्केट को समझते हैं, मार्केट में ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे कॉमन हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर आप प्रोडक्ट बना के मार्केट में एंटर होते हैं और बड़े आराम से, तहम्मुल से, थोड़े बजट के साथ। ये बड़ा अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि पहले आप मार्केट को जाने और फिर प्रोडक्ट लेके मार्केट में एंटर हो। आप प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, मार्केटिंग पे पैसा खर्च होगा। अब हमारी खवातीन जो घर से ऑपरेट करना चाहती हैं उनके लिए तमाम चीज़ें बाहर निकल के करना उनके कंफर्ट जोन से बाहर है, और अगर वो चाहती हैं बाहर निकल के करना तो वो कर भी सकती हैं और प्रूव भी किया उन्होंने। बट घर के अंदर जो खवातीन बैठी हुई हैं उनके लिए इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, ई कॉमर्स की दुनिया में अच्छे ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह से कर सकती हैं? किसी ने बिल्कुल स्टार्ट करना है और थोड़ी किचन इनकम या कुछ सपोर्ट करना है तो उसमें दो ऑप्शंस तो हमारे पास हैं। एक तो हम जो ई कॉम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो, दूसरा सर्विसेज। कि अगर किसी के पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या वो चाह रहा है कि पहले वो कुछ कैश बिल्डअप कर लें ताकि वो कल को किसी प्रोडक्ट में या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें, तो उनका तो बेस्ट राउट है कि वो अपनी कोई सर्विसेज ऑफर करें। वो कोई भी सर्विस हो सकती है, मार्केटिंग की सर्विस हो सकती है, वो ब्रांडिंग की सर्विस हो सकती है, वो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। अब जब वहाँ से कुछ वो कैपिटल गेन कर लेते हैं, कुछ वो इनकम जनरेट कर लेते हैं, वो अपने ई कॉमर्स ब्रांड में ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस तरह से भी नहीं चाहिए कि मार्केटिंग में असल पैसे लगा करते हैं। जब भी किसी हम ई कॉमर्स ब्रांड की बात करते हैं तो उसके लिए आप ऑर्गेनिकली भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। आप वीडियो बना सकते हैं कि जी मैं स्टे एट होम मॉम हूँ या मैं घर से काम करती हूँ, ये देखिए जी मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, ये XYZ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये इस तरह से दैट इज ग्रेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने आगाज़ करना है किसी एक पॉइंट से। अब वो नुक्ता आगाज़ जो है, शहजाद ये बताइएगा, क्या एक फ़िज़िकल बिजनेस की तरह मुझे एक ई कॉम के बिजनेस के लिए भी सरमाए की, कैपिटल की ज़रूरत होगी, या विदाउट कैपिटल भी मैं कर सकती हूँ? अच्छा, इसमें यह है कि बहुत मिनिमल कैपिटल से स्टार्ट किया जा सकता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है कि हेयर ग्रोथ की, फॉर एग्जांपल कि जी लोगों को बालों का मसला है और उसके लिए वो XYZ कोई ऑयल या कुछ इस तरह की चीज़ आपने बनानी है, तो आप बहुत छोटे लेवल पे 5-10 बॉटल से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसको मार्केटिंग करने के लिए भी आप बेशक फेसबुक पे इश्तेहार ना चलाएं, आप सिंपली उसको यूट्यूब वीडियो से या सिंपल वीडियो डाल के भी उसको यू कैन सेल इट। हाँ, एक वेबसाइट बनाई जाती है आपकी इनिशियली, वो वेबसाइट में भी 10-15 हज़ार रुपए की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आती है एक बेसिक लेवल की वेबसाइट पे। तो आप लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैपिटल इसमें इन्वॉल्व होता है। वो 20,000 रुपए भी हो सकता है, 30,000 रुपए भी हो सकता है। अच्छा, शहजाद ने बार बार ना हेयर फॉल की बात की। शहजाद, मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरा को एक्टर जो है ना उसके बाल मौजूद है। हमारी तारीख ऐसी गुजरी है कि बगैर बालों वाले भी हमारे एक एंकर रहे हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसके अंदर बताइएगा कौन सी मार्केट ऐसी है ई कॉमर्स में कि जिसके अंदर चांसेस सक्सेस के ज्यादा हैं? देखिए, चांसेस जो है, आसान जो चीज है ना जिसमें रिलेटिवली बंदा की सस्टेन कर जाता है, वो है सर्विसेज। सर्विसेज में आप शुरू के लिए जो भी बिगिनर्स हैं जो शुरू करना चाह रहे हैं, आइडियली वो सर्विसेज से शुरू करते हैं। वो बिजनेसेस के साथ रियल टाइम में काम करते हैं, वहां से वो तजर्बा लेते हैं और फिर उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक सेफ राउट है। लेकिन जो रिस्क टेकर्स होते हैं, जो कहते हैं कि कोई मसला नहीं, देखी जाएगी, उनके लिए ई कॉम एक अच्छा प्लेस है शुरू करने की। बट अगेन उसमें चांसेस तो हैं सक्सेस के, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे न्यूआंसेस होते हैं, बहुत सारे इसमें चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है इसको इन ऑर्डर टू फॉर यू टू डू इट बेटर। अच्छा शहजाद, जितने भी रिस्क टेकर्स हैं जो ये गट्स रखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, काम तो चल रहा है, मैं शुरू करता हूँ बस, उनको भी तो कहीं कुछ ना कुछ तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी ना। चलें कैपिटल बहुत कम लगेगा, बट स्किल्स भी कोई होंगे। ऐसी कौन सी बेसिक स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं ई कॉमर्स को स्टार्ट करने के लिए? अच्छा, जब ई कॉमर्स की बात करते हैं तो आज के दौर में 2 स्किल्स बहुत क्रूशल हो गई हैं। एक है कि आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, आपको इश्तेहार की सेंस हो कि इश्तेहार कैसे चलाए जाते हैं वगैरह वगैरह। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है वो है क्रिएटिव बनाने की, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी कहा जाता है इसे। कि फेसबुक का गोल है कि हर बच्चा फेसबुक पे इश्तेहार चला सके, क्योंकि फेसबुक इससे पैसे कमाता है। तो इसके लिए फेसबुक ने इसको बहुत आसान कर दिया। तो पहले क्या हुआ करता था कि एक मार्केटर होगा, वो स्पेशली जाएगा, फेसबुक को बताएगा कि इस तरह के बंदे को टारगेट करना है। लेकिन अब वो चूंकि फेसबुक चाहता है हर कोई इश्तेहार चला सके, तो उन्होंने ये किया है कि जो आप क्रिएटिव इस्तेमाल करते हैं, जो इमेज इस्तेमाल करते हैं अपने इश्तेहार में, जो वीडियो इस्तेमाल करते हैं, जो ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं,
अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर एज अ बिजनेस ओनर, एज समवन हु वांट्स टू डू ई कॉमर्स, उसको ये क्रिएटिव वाली चीज़ें समझ आती हैं कि इश्तिहार कैसे बनता है, इश्तिहार में क्या लिखा जाए, इश्तिहार में ऐसा क्या हो कि अगला बंदा इसमें मुझे जवाब दे, मेरे से सेल मुझे जनरेट हो। ये दो चीज़ें अगर आपको आती हैं, और ऑब्वियसली कैश फ्लो मैनेज करना आना और सप्लायर से या खुद कोई चीज़ बनाना आना, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन मार्केटिंग में ये सेल रीजनरेट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शहजाद ने मेंशन किया। थैंक यू शहजाद। शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। अब सेल रीजनरेट हो, इसके लिए आपकी क्रिएटिव कैपेसिटी और क्रिएटिव एंगेजमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा कि आपने क्रिएटिव स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है। आपको कैसे लगे ये आइडियाज़ इनके के जो इन्होंने दिए हैं, या आपको लगा कि कहीं ये इख्तियार अली खान साहब की तरह जो है ना डॉज कर गए? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए भी आए हैं कि भाई देखें, जितने भी रिस्क टेकर्स हैं ना, जो ये समझते हैं कि भाई अगर आपको ज़िंदगी तब्दील करनी है, आपको कहीं ना कहीं से इनिशिएटिव लेना पड़ता है। आप घर बैठे सिर्फ शिकायतें नहीं कर सकते, हाय महंगाई हो गई है, हाय हुकूमत ने ये कर दिया, हाय पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। भाई खुद भी तो कुछ करो ना, ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं। कहीं से आपको लेना पड़ता है इनिशिएटिव, और वो आप तभी लेंगे जब आपके अंदर गट्स पैदा होंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इंसानियत जैसे जैसे इवॉल्व करती है, आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं। समटाइम्स वो हमारे फाइनेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, और कुछ होते हैं हमारी हेल्थ से रिलेटेड। कुछ ऐसी बीमारियां भी आ जाती हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होता। कोविड हमें याद है, कोविड के कितने म्यूटेशंस भी आ गई थी, लेकिन एक दिमाग खाने वाला अमीबा, इसके बारे में आपने यकीनन सुना होगा। ये अमीबा जो है, ये नाक के ज़रिए जिस्म के अंदर दाखिल होता है, दिमाग को मुतासर करता है, और उसके बाद हो जाती है इंसान की डेथ। अब मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, इसलिए कि एक ऐसा अमीबा जो है, जो कि जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाती है, वो एक मरतबा फिर से सामने आया है कराची के अंदर। उसका नाम है निग्लेरिया। और ये निग्लेरिया अमीबा जो है ना, वो साफ़ पानी का अमीबा है, और अभी तक 3 हलाकतें जो हैं इस एक वायरस की वजह से, इस अमीबा की वजह से, वो हो चुकी हैं कराची के अंदर। यस, कराची के अंदर ये हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन इससे पहले भी अमीबा ने सर उठाया था। और इस अमीबा ने, जिसको निग्लेरिया का नाम दिया जाता है, इसने लाहौर में और पंजाब के कुछ इलाकों के अंदर अपना कुछ साल पहले की बात है कि इसने अपना ब्रेकआउट दिखाया और बताया कि ये एक्चुअल वायरस जो है ये कितना ख़तरनाक है। 98% चांसेस हैं कि पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा जो एक मरतबा इन्फेक्ट हो चुका हो। लेकिन इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि किस तरह से ये फंक्शन करता है, मल्टीप्लाई करता है, परफॉर्म करता है, किस तरह से इंसान की ज़ात के लिए ये ख़तरा बन जाता है, और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। अच्छा, ये जो लास्ट डेथ हुई है ना, 44 ईयर ओल्ड ये नौजवान था, नौजवान तो नहीं कहना चाहिए, ये शख्स था कराची के अंदर, और ये कहीं पर स्विमिंग करने नहीं गया, घर के अंदर ही मौजूद था। ये कहीं बाहर नहीं गया जिससे ये ख़तरा या ये खदशा पैदा हो कि शायद बाहर से कहीं से इनको ये वायरस लगा। ये घर में मौजूद थे और इनको घर के पानी से ही ये अमीबा लगा है, ये वायरस लगा है, और उसके बाद इनकी डेथ हो चुकी है। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रहनुमाई आपके लिए भी लेते हैं, अपने लिए भी लेते हैं कि किस तरह से हम फौरी तौर पर ये समझ सकते हैं कि हमें ये वाला वायरस लगा है। अगर वायरस लग गया है तो क्या इसका इलाज मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर या नहीं है, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नसीम अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़। और सबसे पहले इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है आपने फॉर डिस्कशन। थैंक यू सो मच, इट्स वी आर ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। इस अमीबा के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए डॉक्टर साहिबा, बिकॉज हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, इतना डेंजरस है कि अगर आप वज़ू करने के लिए जा रहे हैं तो आपके नाक के ज़रिए भी आपको लग सकता है, नाक के ज़रिए ही इन्फेक्ट लग सकता है। प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो इन्फेक्शन है ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, ये एक अमीबा है। ये एक प्रोटोजोन है जो कि एनवायरनमेंट में पाया जाता है। और एनवायरनमेंट में भी ये कहाँ पाया जाता है, जैसे आप अभी बता रहे थे कि ये पानी में होता है, और पानी में भी जो फ्रेश वाटर सोर्सेज होती हैं, ख़ासतौर पर जो वार्म फ्रेश वाटर होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो लेक्स हैं, नदी नाले हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ख़ासतौर पर जो क्लोरीनेटेड नहीं होते, तो उस पानी में ये सर्वाइव करता है। और हायर टेम्परेचर के ऊपर इसका सर्वाइवल है। लाइक गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर 45 डिग्री तक चला जाता है, रफली रेंज अगर करता है फ्रॉम 25 टू 45 के बीच में, तो इस टेम्परेचर पे इसका सर्वाइवल जो है वो होता है। तो इसीलिए ख़ास तौर पर जो केसेस हैं निग्लेरिया फॉलराई, जो इस
अमीबा का नाम है, इससे ये जो इन्फेक्शन होता है वो गर्मियों के मौसम में होता है, या ऐसा टेम्परेचर जो हायर टेम्परेचर हो, जिसमें लोग आमतौर पर स्विमिंग के लिए जाते हैं, अपनी गर्मी को दूर करने के लिए बच्चे जाते हैं, ख़ासतौर पर यंग अडल्ट्स, कुछ स्विमर्स होते हैं, कुछ डाइवर्स होते हैं जो, या फिर कुछ लोग जो फ्रेश वाटर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, तो उनमें ये चांसेस होते हैं कि ये जो अमीबा है ये उनको मुतासिर कर ये सके। शख्स जो है जिसकी डेथ हुई है ये तो कहीं पर नहीं गया था, ये तो घर में मौजूद था। सही कहा, कई दफ़ा टैप वाटर से भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी मुमकिन है कि जो टैप वाटर जो घरों में आता है उस पानी में भी ये फ्री अमीबी जो है वो शामिल हों। तो जब इंसान वज़ू करता है तो वो पानी जो है वो नाक के ज़रिए ब्रेन तक मुंतकिल हो जाता है, तो ये रीज़न हो सकता है। अच्छा, आपने बताया वार्म वाटर में ये मल्टीप्लाई करता है, लेकिन हॉट वाटर की अगर बात की जाए, मतलब 100 डिग्रीज के पास अगर उबाला जाए पानी को, तो क्या ये उसमें से साफ नहीं, हो इसका जाए? सर्वाइवल इससे बियॉन्ड नहीं है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर आप पानी को बॉयल कर लेते हैं तो उसका सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पंजाब में भी और सिंध में भी पानी का, साफ पानी का बहुत इशू है। एक्सपेक्टिंग मदर्स बहुत ख़राब होती हैं बीमारियों से और बच्चे बहुत ख़राब होते हैं। तो थोड़ा सा ज़रा इसके इलाज की तरफ और डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। सिम्टम्स भी कि क्या सिम्टम्स होते बहुत हैं। इंपॉर्टेंट बात है। पहले जैसे मैं आपको बताई थी कि ट्रांसमिट कैसे होता है, पहली तो ये है कि अगर तो किसी पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री है कि वो स्विमिंग पूल में गए हों या फ्रेश वाटर कहीं पे डाइविंग कर रहे हों, या उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ हों लाइक प्रोफेशनली वो डाइवर्स हों, तो इस तरह के लोग एट रिस्क होते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि टैप वाटर से भी हो सकता है। अच्छा, एक ख़ास बात यह है कि इसमें जो लोग मुतासर होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों। हेल्दी यंग इंडिविजुअल्स में ये डिजीज़ हो सकती है, बच्चों में, यंग अडल्ट्स में। और होती कैसे है, जैसे अभी बात हम जिक्र कर रहे थे कि अगर तो किसी ने इसको पिया है तो पीने से जो ये अमीबी हैं ये स्टमक में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, और इनका सर्वाइवल मुमकिन नहीं रहता बिकॉज ऑफ स्टमक एसिडिक सॉल्यूशंस। लेकिन अगर आप उससे वज़ू करने के लिए जैसे नाक में पानी डालते हैं तो ये जो फ्री अमीबी हैं, ये जो रेस्पिरेटरी मिकोजा है हमारे नाक के अंदर, वहाँ से ये ट्रैवल करते हुए हमारी ब्रेन की जो प्लेट्स होती हैं, जो क्रीब्रिवम प्लेट कहते हैं, और ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ये ब्रेन में डायरेक्ट चले जाते हैं। अब ये जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो कम से कम 2 से 5 दिन ये लेते हैं अलामात को नमूदार करने में। ठीक है। तो बाज़ औक़ात 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन इसकी जो अलामात होती हैं वो बिल्कुल गर्दन तोड़ बुखार जैसी होती हैं। ठीक है। जैसे जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसमें पेशेंट को जो है दिल ख़राब होता है, तेज़ बुखार होता है, सर में दर्द होने लगता है, चक्कर आते हैं, बाज़ औक़ात उसको फिट्स भी पड़ने लगते हैं जिसको दौरे झटके कहते हैं, और पेशेंट ग्रेजुअली ड्राउजी होकर कोमाटोज हो जाता है। और ये जैसे आपने जिक्र किया, बड़ा फेटल बीमारी है ये, और इसमें 95 से लेकर 97% चांसेस हैं कि डेथ हो जाती है। अल्लाह ताला रहम करे हमारे ये अलामात है, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए। अगर कोई भी पेशेंट आपको लगे कि इस किस्म की अलामात और इस किस्म की हिस्ट्री के साथ आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि ऐसी सिचुएशन जब नाक के ज़रिए ये जा सकता है, अमीबा आपको लग सकता है या ये बीमारी आपको लग सकती है, तो एहतियाती तदाबीर फिर क्या हो सकती हैं, कैसे बचें उस वक्त से? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक ख़ास तौर पर जैसे वज़ू करते हैं, आपको पता है कराची में जो लोग जहाँ पे ज़्यादा ये बीमारी का शिकार होते हैं, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि अव्वल तो पानी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है वो क्लोरीनेटेड होना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है या आपको शक है कि पानी में क्लोरीन की मिकदार ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करें। पानी को उबालें, उसको ठंडा करें और फिर आप उसको नाक में इस्तेमाल करें, ताकि ये जो अमीबी हैं वो उसमें सर्वाइव ना कर सकें। और इसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्टिल्ड वाटर भी किया जा सकता है जी। और क्या इसका इलाज मुमकिन है अगर वक्त पर पता चल जाए फौरी तौर पर, पहले या दूसरे दिन में, तो क्या बचाया जा सकता है इंसान को या नहीं? वैसे तो इसके सर्वाइवल बहुत कम है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन बहुत अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो फिर मल्टीपल एंटीबायोटिक्स को एट वन टाइम अगर हम इस्तेमाल करें तो चांसेस हैं कि पेशेंट को बचाया जा सके। ऑल्दो दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर्वाइव किया है। कुछ रिपोर्ट्स पाकिस्तान से भी हैं जिनके अर्ली डायग्नोसिस के बाद सर्वाइवल हुआ है, लेकिन स्टिल आई थिंक ये बहुत फेटल डिजीज़ है और इससे प्रिवेंशन के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और क्या इसकी अवेयरनेस है, मतलब इनफैक्ट जो डॉक्टर्स हैं उनको इस बात की अवेयरनेस है कि अगर फौरी तौर पर पता चल जाए, डायग्नोस हो जाए कि यही बीमारी लगी है तो बचाया जा सकता है? आपने क्या देखा है? जनरली मैंने देखा है कि इस पे अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना सिर्फ जनरल पब्लिक में बल्कि डॉक्टर्स के दरमियान भी, क्योंकि डॉक्टर्स चूँकि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, बीमारी इतनी कॉमन नहीं है कि आपको हर प्रोविंस से मिले या हर इलाके से मिले या हर डिपार्टमेंट में इसके केसेस आ रहे हों, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता इस डिज़ीज़ का। लेकिन जिन इलाकों में ये बीमारी पाई जा रही है, ख़ासतौर पर जैसे कराची के इलाकों में जहाँ केसेस डिटेक्ट हुए,
तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ से बड़े वेल अवेयर हैं कि इस बीमारी का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और इससे ट्रीट कैसे किया जाता है। अब ये जिस तरह से आपने कहा कि नेचुरली पाया जाता है इस आपके हॉट स्प्रिंग्स के आसपास या वार्म वाटर बॉडीज़ के अंदर आके पाया जाता है, क्या एरियाज़ ऐसे हमें सामने आएंगे डाटा में कि जिनको नो गो एरियाज़ करार दे दिया जाएगा कि इधर नहीं जाना चाहिए या इस जगह से परहेज़ करें? अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि ये दुनिया में हर जगह ही निग्लेरिया फॉलराई के केसेस और उसकी बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये वाली जो स्पीशी है निग्लेरिया फॉलराई जिसको हम कहते हैं ये पैथोजेनिक है, यानी ये डिजीज़ फैलाने का सबब है। इसकी डिफरेंट आगे से जीनोटाइप्स भी हैं, जैसे टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। ये रिसर्च के एरियाज़ हैं जहाँ पे ये आउटब्रेक्स आती हैं, वहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च भी की जाती है। लेकिन जनरली ये रिकमेंडेशन नहीं है कि तमाम पानियों को टेस्ट किया जाए और देखा जाए कि निग्लेरिया के फॉलराई वहाँ पाया जाता है या नहीं पाया जाता। लेकिन जिन इलाकों में आपको लगता है कि केसेस बहुत आने लगे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट है, ख़ास तौर पर जहाँ पे हमें लगता है कि फ्रेश वाटर की सोर्सेज मौजूद हैं और जहाँ पे स्विमिंग हो सकती है, जहाँ पे पूल्स हैं ख़ास तौर पर, वहाँ पे एक तो ये है कि क्लोरीन के लेवल को मेंटेन किया जाए। स्विमिंग पूल कहीं पे भी हो, जी जी, पूरे कंट्री में जहाँ जहाँ स्विमिंग पूल हैं उनकी क्लोरीनेशन को हम मेंटेन करें। लेकिन जहाँ केसेस आ रहे हैं वहाँ पे तो लाजमी इस बात की अवेयरनेस फैलाएं कि क्लोरीनेटेड वाटर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अगर आउटब्रेक कहीं आ जाए, यानी एक से ज़्यादा केसेस या एक भी केस कहीं पे आ जाए, तो वहाँ पे उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये केस आइडेंटिफाई कहाँ से हुआ है, क्योंकि इतना डेंजरस है। अगर आपको पता है कि वही वाटर सोर्स तमाम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कई लोग इसका शिकार हो सकते हैं। आपके घर के अंदर टैप वाटर जो है उसकी वजह से अगर फैल रहा है तो अगर एक भी केस कहीं से आइडेंटिफाई हुआ है तो वो वाटर सोर्स को देखना चाहिए कि वो वाटर ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा था, आया कहाँ से था और वो किन किन घरों में जा रहा है, क्योंकि अगर एक केस मुतासिर है तो कई लोग मुतासिर हो सकते हैं। तो ये बहुत रिकमेंडेड है उस इलाके में इस वाटर सोर्स की टेस्टिंग करना। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इतने अच्छे तरीके से निग्लेरिया के बारे में आपने बताया कि नेचुरल सोर्सेज में से आता है, 45 डिग्रीज पे ये मल्टीप्लाई करता है, 5 दिन लेता है इन्फेक्ट करने के बाद तकरीबन अपने साइंस शो करने के लिए, जो कि हफ्ते तक भी टाइम एक्सटेंड हो सकता है और गर्दन तोड़ बुखार की तरह है। इसी के साथ चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, जब वापस आते हैं तो फिर मुलाकात होती है, साथ रहिएगा। हाय जी, वेलकम बैक। और पाकिस्तान के अंदर पानी की बात हो रही है और पानी से रिलेटेड मसाइल की बात हो रही है, तो पानी के मसले की बात क्यों ना हो। अब मुल्क भर में पानी का बहरान, और पानी का बहरान कोई पुरानी बात, ख़ास नई बात नहीं है, पुरानी बात है और बदस्तूर जारी है। अब अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारे पास, उसके ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़तरनाक हद तक कम हो गए हैं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों के अंदर साफ़ और पीने का जो पानी है और इस्तेमाल का साफ़ पानी है उसका लेवल नीचे गिरता चला जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी, इन तमाम शहरों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो ये पानी ख़रीदने पर मजबूर हैं। और शदीद गर्मी और बढ़ती हुई तलब इस सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रही है। और मुख्तलिफ़ शहरों में शहरी कहीं टैंकर्स का, कहीं गैर मुस्तकिल फरामी का और कहीं जो है वो वाटर फ़िल्टर प्लांट्स का रुख करते हैं और कहीं इनको इस मुश्किल का हल नहीं भी मिलता और पानी साफ़ मौजूद ही नहीं होता कुल सिरे से। अब यहाँ पे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर पानी कई जगहों पे 400 फुट तक ज़मीन के नीचे जाके मिल रहा है, जो बोर करने पे तकरीबन 100, 150, 200 फुट पे मिल जाया करता था। आपको भी याद होगा और हमें भी याद होगा कि काफ़ी टाइम हो गया है अब के पानी इस लेंथ पे ज़मीन के नीचे मिले, 400 फुट नीचे जाके मिल रहा है। कराची के अंदर भी बहरान बदस्तूर बरकरार है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी की सप्लाई मुस्तकिल नहीं है, जिसके बायस लाखों शहरी टैंकर्स के ज़रिए पानी खरीदने पर हैं मजबूर है डेफिनेटली। और इसके अलावा उनके पास ऑप्शन नहीं है। पानी जो है वो एसेंस ऑफ लाइफ है, जौहरी ज़िंदगी है, वो मौजूद नहीं होगा आपके रोज़मर्रा के मामलात नहीं चल सकते। कराची में ये किस्सा बहुत पुराना है। अगर हम लाहौर की बात करें, वहाँ पर एक बड़ी आबादी जो है उसको पानी की फराहमी हो जाया करती थी, लेकिन अपने पिछले कुछ दिनों से ये शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पर भी अब पानी मौजूद नहीं होता है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन है, ज़रा वो जान लेते हैं पानी की, और पानी को किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है कि ज़ेरे ज़मीन की तादाद कम हो चुका है, यानी कि उसका जो लेवल है वो कितना नीचे जा चुका है, ये जान लेते हैं। पेशावर और इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर से अलिशबा, इस्लामाबाद से फराह माजबीन हमें ज्वाइन कर रही हैं। पहले ज़रा अलिशबा की तरफ जाऊँगी मैं। अलिशबा, ये बताइएगा क्या बताया जा रहा है सोर्सेज की तरफ से, पानी की क्या सिचुएशन है, किस तरह से मॉनिटर किया गया है पेशावर के अंदर पानी को?
अच्छा, अगर पेशावर को मैं आपको बताऊं तो पेशावर को वादिय पेशावर कहा जाता था, और मुझे अभी भी याद पड़ता है कि जब हमारे बचपन में मुख्तलिफ इलाकों में पेशावर के पानी हुआ करता था, जमा होता था और फ्रेश वाटर वो होता था, कैनाल सिस्टम के ज़रिए वो आता था। लेकिन आजकल जो है पेशावर में सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ही डिफरेंट हो गई है। अगर मैं अंडरग्राउंड वाटर की बात करूँ तो 120 फीट तक पानी नीचे पहुँच चुका है, और सालाना हमारा पानी जो है वो 6 इंच से 2 फीट तक मज़ीद नीचे जाता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह जो है वो हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है। पेशावर में जो ट्यूबवेल्स है वो 500 से ज़ायद है, प्राइवेट हो, WSSP के हो, या इस तरह अगर हम जो लोगों ने अपने कराए होते हैं घरों में, चूँकि ट्यूबवेल्स हर टाइम ख़राब हो जाती, बिजली नहीं होती, तो लोगों ने अपने बोरिंग घर में बना लिए हैं और पानी सारा दिन बहता रहता है, उसका कोई ख्याल नहीं रखता। 1400 नंबर है उन ट्यूबवेल्स का, उन बोरिंग्स का, जो लोगों के घरों में भी है, WSSP के भी है और प्राइवेट सेक्टर के भी है, लेकिन ख्याल कोई भी नहीं रखता पानी का। पानी जाता जाता है, जब पानी बंद हो जाता है तो फिर सबको याद आता है कि जी पानी बंद हो गया, पानी नीचे जाता जा रहा है। सबसे ज़्यादा पेशावर के जो मुतासरा इलाके हैं वो हयाताबाद है, जो कि पोश इलाका है, इसी तरह अंदरून शहर का इलाका है, और रिंग रोड पर जहाँ पर इस वक्त नई सोसाइटीज़ बन रही है, तो वहाँ पर ही सालाना 6 इंच से 2 फीट तक पानी नीचे जाता जा रहा है। तो पेशावर के लिए बहुत सी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है कि जहाँ एक ज़माने में पेशावर में इतना पानी होता था कि कैनाल सिस्टम के ज़रिए हर जगह हर खेत में होता था, और आज पानी के लिए पेशावर के लोग जो है वो तरस रहे। हफ्तों 10-10 दिन जो है वो लोगों के पास पानी नहीं होता, और गली में एक बोरिंग होती है, उधर से लोग पानी। सही कह रही हैं आप लिशबा, और मैं इसी चीज़ को लेके, क्योंकि इस्लामाबाद में भी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा बनी हैं, और अंडरग्राउंड पानी भी तकरीबन 400 फुट पे, जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि पहुंच चुका है। हम लोग इस्लामाबाद, फ़रा माजबीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सिचुएशन है। और फ़रा, क्या बताया जा रहा है कि पानी जो इस वक्त अंडरग्राउंड वाटर लेवल गिरता चला जा रहा है, ये तकरीबन कितना सालाना गिर रहा है और क्या सूरत हाल है? शहर इक़्तिदार क्योंकि बनिस्बतन दूसरे सूबों के कम आबादी का शहर है, यहाँ पर की यहाँ जो आबादी है वो सिर्फ 23,63,000 के लगभग है, लेकिन इस कम आबादी में भी शहर इक़्तिदार के वासियों को पानी की कमी का सामना है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस वक्त पानी की शदीद किल्लत के बायस जो है वो जो मुतबादिल पानी के ज़राए हैं, जिसमें टैंकर माफिया और दीगर जो पानी के सोर्सेज हैं उनसे जो है वो पानी कलेक्ट किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ शहर में योमिया पानी की जो डिमांड है वो तकरीबन 105 मिलियन गैलन है, जो कि सप्लाई से तकरीबन 40% कम है। जो सप्लाई है वो तकरीबन 60 से 65 के लगभग है। और पानी का जो सबसे बड़ा जो पानी का यहाँ सप्लाई का सोर्स है वो इसके करीब सिमली डैम और रावल डैम के साथ साथ खानपुर डैम है, जहाँ से इस्लामाबाद के बेशतर इलाके को पानी की सप्लाई की जाती है। शहर में तकरीबन 109 के करीब जो ट्यूबवेल्स हैं वो भी पानी की सप्लाई का सोर्स हैं, लोग वहाँ से पानी भरने के लिए जाते हैं। लेकिन इन 109 जो वाटर के पानी जहाँ से लिया जाता है, जो ट्यूबवेल्स हैं, वो इस वक्त जो है वो ज़ेर ज़मीन पानी में जो कमी आ रही है, हर साल जो ज़ेर ज़मीन पानी नीचे से नीचे तर चला जा रहा है, उससे जो है वो मुतासिर हैं। कई जो है वो गैर फ़ाल हो चुके हैं, लेकिन CDA की जानिब से अब जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसे रिस्टोर करने के लिए इक़दामात उठाए जाने का जो है वो बंदोबस्त कर लिया गया है। तकरीबन 200 के लगभग जो रिचार्जिंग पॉइंट्स हैं वो कायम किए गए हैं ट्यूबवेल से। बस हमारी हमेशा शिकायत यही होती है पानी जो है वो फरा कि भाई आप प्रोएक्टिवली क्यों नहीं करते हैं काम, आप रिएक्टिव काम क्यों करते हैं? जब एक मसला पैदा हो जाता है उसके बाद ही उसको ठीक करने की बारी क्यों आती है? खैर, लाहौर से भी जान लेते हैं क्या सिचुएशन है। उमैर राना ने हमें ज्वाइन किया। उमैर, लाहौर बड़ा है, आबादी के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा शहर है। ये बताइएगा कितनी बड़ी आबादी को इस वक्त पीने का पानी मिल रहा है, टैप वाटर मिल रहा है, और कितनी आबादी ऐसी है जो इस वक्त रिलाई कर रही है कि उनको ख़रीद कर पानी पीना पड़े? और अंडर वाटर लेवल जो है ये भी बताइएगा, अंडरग्राउंड लेवल, सॉरी। देखिए, लाहौर को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे और इसकी जो मेन जिम्मेदारी है पानी की जो सप्लाई है उसकी ज़िम्मेदारी वासा की है। लाहौर का जो वस्ती लाहौर है उसमें शादरा, लाहौर रावी के करीब जो शुमाली लाहौर के इलाके हैं वहाँ पर तकरीबन 40 से 80 फीट के करीब पानी मिल जाता है जब बोर किया जाता है, क्योंकि दरियाए रावी के करीब है। उसके साथ साथ वसी लाहौर जिसमें गुलबर्ग, शादमान, इकबाल टाउन और मुस्लिम टाउन के एरिया शामिल होते हैं, यहाँ पर तकरीबन 120 से 150 जो मीटर है उस पर बोर जब किया जाता है तो वहाँ से पानी दस्तयाब होता है। जबकि जनूबी लाहौर जिसमें जौहर टाउन, वापडा टाउन,
बहरिया टाउन, डिफेंस और इस किस्म की सोसाइटीज़ आती हैं, वहाँ पर 180 फीट से भी ज़्यादा बोर करना पड़ता है, तो वहाँ पर जब पानी जो है वो सप्लाई जो शुरू होती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वासा लाहौर जो है तकरीबन 595 जो ट्यूब वेल्स हैं उनकी मदद से दिन में 3 औकात में जो है पानी सप्लाई करता है, और जबकि टैप वाटर पीने के काबिल नहीं है। लाहौर शहर का जो टैप वाटर है वो पीने के काबिल नहीं है। इसी वजह से जो 1000 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनका नेटवर्क बिछाया गया है, जिससे आबादी जो करीबी आबादी के जो मकीन होते हैं वहाँ जाकर पानी जो है उनको दस्तियाबी जो है मुमकिन बनाई जा रही है। और वज़ीर आला पंजाब जो है वो मॉनिटरिंग टीमें जो हैं वो इसकी मुख्तस की गई हैं, जो साफ़ पानी जो कंपनी है उनके अंडर ये 1000 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके पास जो टैप वाटर की सूरत में पानी दस्तियाब है और जो वाटर फिल्ट्रेशन जहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी का ये शहर है, इससे भी ज़्यादा का ये शहर है जहाँ पर पानी तकरीबन 1000 जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो पूरे नहीं करते। तो पानी का मसला जो है लाहौर में मौजूद है और दिन ब दिन इसको जो है रिचार्ज करने की भी कोशिश की जा रही है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स जो हैं ज़ेर ज़मीन पानी को जो महफूज करने के लिए वो बनाए गए हैं। बारिशी पानी जो पहले ज़ाया हो जाता था अब वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन को रिचार्ज अच्छा उमेर, हम जिस तरफ देखें ना वैसे तो हर मसले की जड़ पे हमें यही नज़र आता है कि भाई ये मैन मेड है, इंसान ने जहाँ पर हाथ लगाया वहाँ पर मसला खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा सिस्टम बनाकर भेजा था, ये एक तरीके के साथ बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है नदी नालों में, वो हमारे काम आता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो दोबारा एवेपोरेट हो जाता है, बादलों में जाता है, वहाँ से दोबारा बारिश हो जाती है। लेकिन जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन हुई है वहाँ वहाँ मसले और ख़राबियाँ पैदा हुई हैं और वहीं से लोगों ने अपने कारोबार के ज़राए जो है ना या मौक़े पैदा किए हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया उमेर हमें ज्वाइन करने के लिए। फ़रा एंड अलिशबा आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये एक मसला है जो खड़ा हो रहा है राइट नाउ, अगर आप महसूस कर रहे हैं या फिर सफ़र कर रहे हैं इससे, तो हमने इसके ऊपर आवाज़ उठा दी है। और अगर नहीं आप सफ़र कर रहे तो फ्यूचर के अंदर कुछ ना किया गया तो ये मसला जो है तैयार खड़ा हुआ है। एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एडवाइस देता चलूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर पानी का लेवल रिस्टोर करने के लिए वेल्स बनवाएं कि ताकि बारिश का पानी बजाय ज़ाया होने के ज़मीन के नीचे चला जाए वापस। इसी के साथ चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की हॉकी एक ऐसी कहानी है कि जिसमें इंटरेस्ट तो सभी को था लेकिन कुछ अरसे से बहुत निगलेक्टेड भी नज़र आ रही है। मगर पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ने एक बार फिर आलमी सतह पर अपनी जद्दोजहद का आगाज़ और शनाख्त बहाल करने का जो सफ़र है उसका आगाज़ कर दिया है। बरसों तक दुनिया पर राज करने वाली हमारी ग्रीन शर्ट्स, हमारी हॉकी टीम जो प्राइड हुआ करता था हमारा, वो वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में एक बार फिर हो चुकी है मसरूफ़। अच्छा, अब जो ये इवेंट हो रहा है ये 15 से 30 अगस्त के दरमियान बेल्जियम और नेदरलैंड्स में होगा, तो आप लोगों ने देखना ज़रूर है, अपनी ग्रीन शर्ट्स को सपोर्ट भी कीजिएगा। इस्लामाबाद के नसीर बंदा हॉकी स्टेडियम के अंदर जारी तरबियती कैंप है और इस कैंप के अंदर सिर्फ रिवायती प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि इसके साथ नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पोर्ट्स साइंस को भी शामिल किया गया है और पहली मरतबा GPS प्लेयर ट्रेनिंग इस्तेमाल की जा रही है। अब ये GPS प्लेयर ट्रेनिंग है क्या? ये खिलाड़ी की रफ्तार को, फिटनेस को और ट्रैकिंग, बेसिकली GPS ट्रैकिंग के थ्रू हम लोग इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे और ये सिस्टम दौड़ने का फासला, जिस्मानी दबाव यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना आता है और तवानाई और रिकवरी समेत कई ऐसे पहलू हैं जो पहले नहीं देखे जाते थे प्लेयर्स के और इनको अब इस्तेमाल किया जाएगा। इट वाज लॉन्ग ड्यू कि साइंस का इस्तेमाल किया जाए। साइंस और टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें बाकी मुल्कों के साथ मुकाबला करना है तो। और पाकिस्तान के अंदर हमें कमी देखने को मिलता है, हमें अपनी शनाख्त जो है उसको वापस लेना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन तमाम एस्पेक्ट को देखा जाए, उन तमाम फैक्टर्स को काबिल इस्तेमाल लेकर आया जाए जो कि ज़रूरी हैं हमारी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। और क्या क्या किया जा रहा है या इस मरतबा तैयारी कैसे मुख्तलिफ होगी हॉकी वर्ल्ड कप के लिए, ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एड हॉक प्रेसिडेंट हैं मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब, हमें स्टूडियोज़ में उन्होंने ज्वाइन किया। उनकी तरफ चलते हैं और उनको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए वानी साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम क्या एक्सपेक्ट करें इस मरतबा, क्या कोई सरप्राइज़ हो सकता है हमारे लिए, कुछ मुख्तलिफ परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं जितनी ज़्यादा इंटीग्रेशन साइंस और टेक्नोलॉजी की जा रही है इस मरतबा प्रैक्टिस में? देखिए, वर्ल्ड कप में आप देखें हमारी जो टीम जनरली अच्छा परफॉर्म नहीं करती रही पिछले कुछ सालों से, लेकिन लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक एफर्ट की कि इनको यूरोपियन टूर्स और ग्लोबल टूर्स कराए जाएँ जहाँ दुनिया की बेहतरीन टीमों से इनका एक्सपोजर और इंटरेक्शन कराया जाए ताकि इनका लेवल ऑफ
एक्टिविटी और परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो। तो ये ऑस्ट्रेलिया भी गए, अर्जेंटीना भी गए, अभी बेल्जियम और यूके से भी होते आए हैं, तो उसमें बड़ी डेफिशिएंसीज का अहाता हुआ है और हमें अंदाज़ा हुआ है कि क्या स्किल गैप्स हैं। तो फिर हमने फिर ये कायरो भी गए, वहाँ से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया 10 साल के बाद। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3 हफ्तों में हमने इंटरनेशनल कोचेज़ हायर कर लिए हैं। दे हैव रीच्ड पाकिस्तान, जिसमें एक बॉब वेल्डॉफ हैं जो गोलकीपिंग कोच हैं, एक डेविड डायर हैं जो फिटनेस कोच हैं, एक क्रिस बोवन हैं जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, और एक अदनान जाकिर हैं जो भी यूरोप में जूनियर टीम्स को ट्रेन करते रहे। ये चारों मिलकर टीम के साथ काम कर रहे हैं। फिर वी हैव एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इनटू अ ट्रेनिंग सिस्टम, GPS ट्रैकर्स लगाएं ताकि उनकी एंड्योरेंस लेवल, उनका VO2 मैक्स, उनकी सारी स्ट्रेंथ इनको हम ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड मॉनिटर कर सके। तो दे आर ट्राइंग हार्ड, इनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है, और हदफ ये है कि वी हैव टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस। लेकिन 3 महीनों में 24 साल की बिगाड़ ठीक नहीं हो सकता। इट विल टेक टाइम, बट इंशाल्लाह वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अभी पाकिस्तान में 20 साल बाद एक इंटरनेशनल टीम कोरिया आ रही है, जुलाई में 4 टेस्ट मैच उनसे होंगे वर्ल्ड कप से पहले। फिर हम वर्ल्ड कप में जाएंगे, वर्ल्ड कप के बाद फिर एशियन गेम्स है, और एशियन गेम्स से पहले हम कोरिया जाएंगे, फिर एशियन गेम्स के बाद जूनियर एशिया कप है, जूनियर एशिया के बाद हम चाइना जा रहे हैं, फिर चाइना इधर आ रही है। तो ये अंदाज़ा करें कि 6 महीनों में इतना नेशनल एक्सपोजर हो रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट, और हम जोर पूरा लगाएंगे। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग जो कि है ना कि जूनियर कप, वर्ल्ड कप है, अभी फिर जूनियर कप है, चाइना की टीम आ रही है, काफ़ी सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर है, अच्छी हो जाएगी और अब हम ये GPS जो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो काबिल ज़िक्र नताइज मिलेंगे इस दफ़ा हमें। अगर ये कोशिश करें मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें और जो अपने गैप्स हैं उनको ठीक करें, एज ए टीम खेलें, इंडिविजुअल स्किल से ज़्यादा बॉल पोजीशन और एक दूसरे को पास देने पे फोकस करें, और गोल खाने के बाद रिकवर करने के लिए उतनी एफर्ट करें, दिल ना छोटा करें और पीछे की तरफ ना देखें, आगे की तरफ देखें। अच्छा वानी साहब, दिल छोटा तो उनका हो जाता है जिनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है, ज़्यादा तो हमें इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो ये जो खबरें आ रही कि 4 खिलाड़ी निकाले गए हैं, 6 नए ऐड किए गए हैं, उनको शामिल किया गया टीम के अंदर, ये फैसला फिर किस बुनियाद पर, क्या सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए? क्योंकि हमें ऐसी भी खबरें सुनने को मिल रही थी, वो चिड़िया जो आकर बताती है ना कि हो सकता है किसी की पसंद नापसंद भी शामिल हो। नहीं जी, असल में ये हुआ था कि पहले 32 की लिस्ट गई थी, 4 का मसला नहीं था, 26 वही थे जो पिछली प्रो लीग में थे, फिर 32। फिर हमारे जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं उन्होंने कहा जी एक वक्त में आप 27 से ज़्यादा हम खिलाड़ियों को ट्रायल में नहीं लाएंगे। तो फॉर दिस रीज़न हमें 4 को एक्सक्लूड करना पड़ा जो ऑलरेडी बॉटम पे थे। दैट्स द, इससे ज़्यादा कोई केमिस्ट्री। तो अभी तक जो चेंजेस ये हुए हैं, इसके बाद अब हतमी स्क्वाड जो है, इसके अंदर भी चेंजेस के भी इम्कानात हैं या ये फाइनल है? तब्दीली से मुराद है कि इनमें से 6 नहीं जाएंगे और जो रिजर्व्स में हो जाएंगे, और 20 जाएंगे। 20 ही मिनिमम और मैक्सिमम है इंटरनेशनल FIH का स्टैंडर्ड। अच्छा, ये जो नया ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम खिलाड़ियों के लिए, ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा या कितना ज़्यादा हमें हमारे खिलाड़ियों को तैयार करेगा वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, ये वो डाटा जनरेट करेगा, एविडेंस जनरेट करेगा, एनालिटिक्स की बुनियाद पे कोच फैसला कर सकेंगे, और ये अब डिस्क्रिशन बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगी, परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा, मॉनिटर की ग्लोबली यही होता है। तो नो टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग द कोचेज़ एंड द सिलेक्टर्स to come up to an informed decision, and the players are also feeling the threat कि अब उनको हवा में सिलेक्शन या सफारी से नहीं होगा, उनको दिखाया जाएगा उनका डाटा कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनका हार्ट रेट क्या है, उन्होंने कितना। ये जो डाटा है ये कोचेस को और ट्रेनर्स को, बिकॉज उन्होंने इसी चीज़ पे बेस्ड डिसीजंस लेने, तो कितना फ़ायदा पहुंचाएगा ये निज़ाम, और कौन सी ऐसी डाटा है, मालूमात है इस तरह के कि जो इस दफ़ा में मिलेंगे और पहले नहीं थे मिले? ये उनकी मोबिलिटी को, उनके हार्ट रेट को, उनका ओवरऑल एंड्योरेंस लेवल को, उनकी फिटनेस को, उनके स्टेमिना को, सारा वो डाटा प्रोवाइड करेगा, जिसकी बुनियाद पे कोचेज़ ये समझ पाएंगे कि इनमें 60 मिनट के मैच का स्टेमिना है कि नहीं है। क्योंकि आप एग्जिस्टिंग भी देखिए, हमारे प्लेयर्स पहले 2 हाफ में परफॉर्म करते थे और तीसरे हाफ में उनका सांस टूट जाता था। तो अब वो टेस्टिंग हो रही है ताकि उनकी जो एक्सरसाइज है, क्या वो रिज़ल्ट वो दे रही है जो भी ये चाहते हैं, ये डाटा उससे जनरेट होगा और कोचेज़ को और सेलेक्टर्स को फैसला करने में आसानी होगी। अच्छा वानी साहब, अब हमें ये भी तो देखना है कि जो पैसे लगाए जा रहे हैं, जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खातिर ख्वाह नताइज नज़र आना शुरू हुए हैं या नहीं हुए? यानी कि ये जो आप बात कर रहे थे कि गैर मुल्की कोचेज़ इस मरतबा लाए गए हैं ट्रेन करने के लिए, कुछ तब्दीली आई है ट्रेनिंग के अंदाज के अंदर, या थोड़ा इंथुजियाज़म आपको फील हो रहा है खिलाड़ियों के अंदर ट्रेनिंग करते हुए? का फेवरेट नहीं है, किसी को वो जानते नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल मुरब्बत नहीं कर रहे। उन्होंने कहा खेलोगे तो रहोगे वरना यू आर आउट, वी डोंट नो यू, वी नो योर हॉकी स्किल्स एंड अदरवाइज यू आर आउट। तो अब हर बंदा प्रेशर में है, उनकी बात सुन भी रहा है,
दे आर लाइक, अदरवाइज दे आर वेरी फ्रैंक, फ्रेंडली एंड वेरी कम्युनिकेटिंग। तो उनको सब अच्छी हंसी मजाक में भी बात करते हैं, उनको सिखाते भी हैं, लेकिन साथ ये भी थ्रेट देते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड्स पे नहीं आए तो हमारी आपकी रिश्तेदारी कोई नहीं है, कोई पैटर्नेज नहीं है, क्योंकि हम अगर आपको मेरिट पे फारिग नहीं करेंगे या सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कल हम भी दैट्स हाउ इट शुड बी। ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तानी कोचेज हों या फिर इंटरनेशनल ट्रेनर्स हो, होना तो यही चाहिए ना, पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर। तो फिर आप मेरिट के ऊपर फैसला नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारी बहुत सी उम्मीदें और आपसे बात करके ना और कॉन्फिडेंस भी मिला है कि इंशाल्लाह हमारी हॉकी जो है ना वो दोबारा से जाएगी, अपना नाम बनाएगी। और हम भी ग्रीन और वाइट स्ट्राइप्स अपने गालों पे लगा के अपने हॉकी मैचेस एक मरतबा फिर मैं चाहती हूँ कि हम उस तरह के खिलाड़ियों को दोबारा देखें। हसन सरदार जो थे या समीउल्लाह खान साहब जो थे या फिर सुहेल साहब जो थे, उस तरह के खिलाड़ी हमें यहाँ से भी निकलते हुए नजर आएंगे। वानी साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें आगाह करने के लिए कि हमारी ट्रेनिंग जो है या जो सारी तैयारियाँ हैं वर्ल्ड कप हॉकी के लिए वो किस तरह से चल रही हैं। अब तैयारी की जब बात आती है ना तो हम अपने ज़रा हाउस होल्ड की तरफ भी नज़र दौड़ाते हैं कि क्या क्या तब्दील हो रहा है, तो उसके मुताबिक हम तैयारी कर लें, हम उस तब्दीली के लिए तैयार भी हो जाएं। तो हम मनी मैटर्स के अंदर एक तब्दीली का जिक्र करने लगे हैं, तो मनी मैटर्स में बात करते हैं। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. आए जी, अब जो तब्दीली की बात हो रही है वो कुछ ऐसी है कि कुछ लोग परेशान हैं इस खबर को सुन के और कुछ लोग दिमाग में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें इसमें बार बार उतार चढ़ाव होने की वजह से, रद्द-बदल होने की वजह से आवाम पहले ही बहुत परेशान है। लेकिन हुकूमत अब एक ऐसे नए निज़ाम की तरफ जा रही है और एक ऐसे नए निज़ाम पर गौर कर रही है कि जिसके अंदर पेट्रोलियम, डीज़ल, मिट्टी के तेल, लाइट डीज़ल और इस तरह के जो कि डेरिवेटिव्स हैं जो निकाले जाते हैं क्रूड ऑयल के अंदर से, उसकी कीमत ऊपर नीचे रोज़मर्रा की बेसिस पर भी की जा सकती हैं। अगर ये तजवीज़ मंजूर हो जाती है तो रात 12 बजे नई कीमतें नाफिज हो जाएंगी और ये डेली का मामला बन जाएगा, जबकि कीमतों का तयन जो कि है उसमें हुकूमत का एक बराह रास्त किरदार भी नुमायां हद तक कम हो जाएगा। अब इस सारी जो कि सिक्योरिटी इशू है, अगर हम इसको कहें प्राइसेस का सिक्योरिटी इशू है, इसका मैटर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कि क्या आम आदमी जो आम अपने दुकान पे कुछ देसी फ्यूल्स यूज़ कर रहा है, जिस तरह से ये आपका मिट्टी का तेल हो गया, ये चीज़ें, उसकी लाइफ में भी फिर वही वाली टेंशन शुरू हो जाएगी जो आपकी हमारी ज़िंदगी में जी क्वेश्चन मार्क गाड़ी का फ्यूल। भाई क्वेश्चन मार्क्स ही रोज़ाना सुबह उठ के क्वेश्चन मार्क्स लेकर हम ऑफिस आते हैं, उसके बाद खबरें देखकर आपको भी परेशान करते हैं और ख़ुद भी परेशान हो जाते हैं। मतलब हर रोज़ की बुनियाद पर जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे होंगी तो कन्फ्यूजन बढ़ेगी और कन्फ्यूजन का ही फ़ायदा उठाया जाता है। कोई बहुत ज़्यादा कीमत कर देता है, कोई कीमत बहुत ज़्यादा ना करे लेकिन बढ़ा देता है कि भाई मैडम पीछे से ऐसी हमें कीमतें मिल रही हैं, पीछे जाके कौन चेक करेगा कैसी कीमतें मिल रही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड से मोहम्मद अली, सीनियर इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस नए फैसले के बारे में कि ओगरा को मजबूत मजीद किया जा रहा है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। अली, ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन किया जाएगा, इससे सबसे पहला जो इफेक्ट आप देख रहे हैं वो क्या आपको नजर आ रहा है? पहला इफेक्ट तो ये होगा कि वॉलेटिलिटी है जो हर हफ्ते में बढ़ाव चढ़ाव होगा, इससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। जो कंपनीज हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि उनका जो इन्वेंट्री का गैप होता है जो होल्ड करते हैं उसकी कीमतों में एग्जैक्ट उनको फ़र्क मिलेगा जो उनको पहले नहीं मिलता था। और ओगरा ये अनाउंस करेगी प्राइसेस हर रोज रात को, जो प्रपोजल है मिडनाइट तक गवर्नमेंट हर रिवीजन को अप्रूव करेगी। ठीक, अच्छा, इन फ्यूल प्राइसेस को अगर हम देखेंगे तो हमें मार्केट में मूवमेंट जो है वो किस तरह की नज़र आएगी? क्या इन फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज और डिक्रीज जो डेली बेसिस पे होगा इसकी वजह से हमें बेहतर ट्रांजैक्शंस नज़र आएंगी या ट्रांजैक्शंस मांद पड़ जाएंगी, लोग ज़रा बैकफुट पे हो जाएंगे? नहीं, प्राइसेस उसी वक्त अभी भी उसी वक्त मूव होती हैं जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस और रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट होता है, उसके हिसाब से होती है। ऑब्वियसली जब नीचे आएगा तो कंज्यूमर इससे बेनिफिट करेंगे और ये बहुत सारे मुल्कों में ऐसा ही होता है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली होती हैं। और जब की प्राइसिंग होती है तो लार्ज जो जंप होते हैं हर हफ्ते या पहले तो हर फोर्टनाइट, हर 14 दिन बाद होता था, वो नहीं होंगे। अब स्मॉल चेंजेस होंगे और डोमेस्टिक प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस भी रहेंगी। तो लेकिन ये एक बार चेंज हो सकता है, कंज्यूमर्स को टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। कंज्यूमर को तो टाइम लगेगा, लेकिन इसको मेक श्योर कैसे किया जाएगा कि जो कीमतें बताई जा रही हैं या जो ओगरा अनाउंस कर रहा है उसके मुताबिक ही हर जगह पर पूरे मुल्क के अंदर उसी कीमत पर ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं ये
सेल होनी चाहिए। 24 आवर्स के अंदर आप कब फैसला करेंगे, कब जाकर इम्प्लीमेंट करेंगे? हाउ डू यू इंश्योर चेक एंड बैलेंस? अच्छा देखिए, ओगरा तो ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। जब भी पेट्रोल प्राइस आती है ओगरा बताता है कितना, क्यों, कैसे किया, ब्रेक डाउन भी देता है। और ओगरा बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट भी करेगा, जैसे कंपनीज कितना प्रॉफिट मार्जिन रखती हैं, वो जो इंपोर्ट की प्राइस होती है वो ओगरा बस सेट करेगी। तो रेगुलेटेड ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि पेट्रोल पंप ओनर या पेट्रोल पंप कंपनीज खुद ही कर रही होंगी। तो ओगरा गवर्नमेंट की रेगुलेटेड एंटिटी और ऑब्वियसली इंश्योर करेगी कि कंपनीज एक्सप्लॉइट ना करें। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ये डेली बेस पे ऊपर नीचे होना या डेली बेस पे फ्रीडम मिल जाने के प्राइसेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल है या नहीं? जी बिल्कुल, मिडनाइट पे जैसे फ्राइडे के टाइम पे होती है और वैसे ही होना शुरू हो जाएगी। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी अब इसमें, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर यूजुअली अप्रूव करते हैं फाइनल। और पेट्रोल प्राइस की भी मूवमेंट दोनों कंज्यूमर्स और कंपनीज के लिए बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल है, ये सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। चलें जी, सारी दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन सारी दुनिया के हालात पाकिस्तान से ज़रा मुख्तलिफ भी हैं। पाकिस्तान के अंदर हमें अगर गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ा दिए हैं पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर तो उस वक्त भी स्टॉक कर लिया जाता है, अगर कम कर लेती है तब भी हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी नज़र आती है, तो आवाम ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। ये बता दीजिए, आज मार्केट जो है ना अली, अपने इन डिफरेंट स्टाइल के अंदर मार्केट कैसी रह सकती है, स्टॉक मार्केट? मार्केट तो अभी 2700 पॉइंट ऊपर है और कल की पॉजिटिव खबरों के बाद कल चूंकि 6-6,500 नेगेटिव बंद हुई थी तो अब ऊपर है, क्योंकि बहुत सारी जो अनाउंसमेंट्स हुई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से और ईरान की तरफ से वो वापस ले ली गई हैं, तो थोड़ा सा पुल बैक आया। इंटरनेशनल मार्केट्स तो वैसे ही पॉजिटिव थी, हमारी मार्केट ने थोड़ा ज़्यादा झटका ले लिया था तो वो भी वापस आई। ऑलराइट अली, अच्छा वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लेट यू गो हियर, और वो ये है कि अगर हम लोग फ्यूल प्राइसेस की और फ्यूल रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करें, जो पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, सॉरी फ्यूल रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं और डेली प्राइसेस ऊपर नीचे जाने की बात करें, कोई ब्रैकेट सेट किया जाएगा या कोई ब्रैकेट सेट करना ज़रूरी है कि जिसके अंदर हम लोग ये चेंजेस देखें, या फिर फ्री टू गो है कि कितना ऊपर ले जाओ कितना नीचे ले जाओ मैटर नहीं करता? देखिए, मैटर से वही करता है जो इंटरनेशनल चल रहा होगा, क्योंकि हम इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, आपको पता है। पेट्रोल की प्राइस, डीजल तो 550 भी गया था मार्च के महीने में और 450 पेट्रोल भी गया था, तो डबल हो गया था। तो वो इसका कोई ऐसा कोई खास ब्रैकेट नहीं है, नहीं तो नुकसान किसी न किसी को उठाना पड़ता है, या गवर्नमेंट खुद सब्सिडाइज करती है, कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन चीज़ों की वजह से फिर फिस्कल सब्सिडी भी अलाउड नहीं है हमारे लेंडर्स की तरफ से, तो ये इसका कोई ऐसा कोई खास ब्रैकेट नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका अली। अब बस हमारे यहाँ पर मसाइल ये हैं कि सिर्फ पॉलिसी बनाने की हद तक मामला नहीं है, पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई जाती है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन का जब मामला आता है वहाँ पर हमें ज़्यादा चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। तो ये चैलेंजेस को माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी हर रोज़ की बुनियाद पर जब कीमतें तब्दील हो रही होंगी ना, क्योंकि आप एक मरतबा अपने घर का बजट बनाते हैं, बार बार बजट नहीं बनाते और आपकी तनख्वाह भी रोज़ रोज़ ज़्यादा या कम नहीं हो रही होती। लेकिन बहुत शुक्रिया अली साहब, हमें ज्वाइन कर रहे थे अपने इन डिफरेंट स्टाइल के अंदर। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही आज के शो से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।